शिक्षा और दुनिया, एडु अफेयर्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति प्रहार की। ये एक अनिवार्य नीति है और इसके तहत सभी राज्य बलों को कुछ जरूरी ऑपरेशनल बदलाव करने होंगे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी बदलाव को समझते हैं जो इस नीति का केंद्र है। हम एक पुराने, प्रतिक्रियाशील, जानने की जरूरत वाले मॉडल से हटकर एक सक्रिय और अनिवार्य, साझा करने का कर्तव्य वाले मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रक्रिया में छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी कार्यशैली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। और ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि खतरे का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। इस नई राष्ट्रीय रणनीति की नींव है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का ये अटूट रुख। मतलब साफ है, आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ निर्णायक कार्रवाई होगी। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। इसमें हम उन नए और पेचीदा खतरों को समझेंगे जिनकी वजह से इस बड़े नीतिगत बदलाव की जरूरत पड़ी है। आज के खतरे वो पुराने तरीकों से नहीं आते, वो अब ऑनलाइन दुनिया से पैदा हो रहे हैं, जहां एन्क्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए कोई भी खुद ब खुद कट्टरपंथी बन सकता है। ये विकेंद्रीकृत है और इसे ट्रैक करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारा पुराना साइलो वाला मॉडल इन बिखरे हुए डिजिटल खतरों के सामने बिल्कुल बेअसर है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो असल में तकनीकी विषमता को दिखाती है। मतलब हमारे विरोधी नई तकनीक जैसे कि ड्रोन और क्रिप्टो करेंसी का फायदा उठा रहे हैं। और सच तो ये है कि कई स्थानीय पुलिस इकाइयों की क्षमता से ये तकनीक कहीं आगे निकल चुकी है। ड्रोन और क्रिप्टो अब कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की जमीनी हकीकत बन चुके हैं। और ये खतरे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। सिर्फ पिछले साल ही माइक्रो पेलोड ड्रोन ड्रॉप्स में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। ये नंबर एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हमें अपनी क्षमताओं को तुरंत अपग्रेड करना ही होगा। डिजिटल और तकनीकी खतरों के अलावा हमारी भौतिक कमजोरियों का भी आतंकी नेटवर्क फायदा उठा रहे हैं। और इससे निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो पुराने मॉडल में तो सच कहें तो लगभग नामुमकिन था। तो अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये जो पुराना जानने की जरूरत वाला मॉडल था, वो असल में इन नए खतरों के खिलाफ इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया था। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ होती है? जब इंटेलिजेंस शेयर नहीं होती। तो होता यह है कि शुरुआती एक्शन बंट जाता है और उसमें देर हो जाती है। ये देरी आतंकवादियों को अपना अगला कदम उठाने या सबूत मिटाने का मौका दे देती है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। एकीकृत संघीय दृष्टिकोण से 95% दोष सिद्धि दर मिलती है, जबकि अलग थलग राज्य स्तरीय प्रयासों का नतीजा सिर्फ 20-30% होता है। ये इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि संघीय एजेंसियों के पास बेहतर संसाधन और विशेषज्ञता होती है, जबकि राज्य पुलिस अक्सर जानकारी और संसाधनों की कमी से जूझती है। प्रहार इसी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो इन सारी नाकामियों के बाद अब बात करते हैं समाधान की, एक व्यापक रणनीतिक प्रतिक्रिया जो इन सबको दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये है प्रहार सिद्धांत की औपचारिक परिभाषा। यह अब सभी आतंकवाद रोधी गतिविधियों के लिए नया और आधिकारिक ढांचा है। ये प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय है और अलग थलग होने के बजाय एकीकृत है। चलिए फटाफट इस पॉलिसी के 7 मुख्य स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। ये दिखाता है कि ये कितना व्यापक और बहुआयामी है। ये सिर्फ एक्शन लेने पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि रोकथाम से लेकर कट्टरता को कम करने और आखिर में समाज को फिर से मजबूत बनाने तक हर पहलू को कवर करता है। एक कंप्लीट अप्रोच है ये। अब इस सेक्शन में हम उन खास ऑपरेशनल और टेक्निकल टूल्स की बात करेंगे जो प्रहार सिद्धांत को असलियत में मुमकिन बनाते हैं। यहाँ एक सीधा और साफ आदेश है। जानकारी साझा करना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सभी एजेंसियों के लिए एक अनिवार्य काम है। ये एक तरह का कल्चरल बदलाव है जिसे टॉप लेवल से लागू करना होगा। ये है इस नए सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल बैकबोन। इसे आप इंटेलिजेंस एनालिसिस और ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह देख सकते हैं।
ये टूल्स हमें डेटा को इस तरह से जोड़ने और खतरों का अंदाजा लगाने की ताकत देते हैं जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की ताकत को जरा समझिए। ये अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को जोड़कर खतरे का शुरुआती पता लगाने में मदद करता है। सोचिए, एक राज्य में कोई संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन होता है और उसे तुरंत दूसरे राज्य में किसी के ट्रैवल पैटर्न से जोड़ा जा सकता है, जिससे हमें एक्शन लेने के लिए जरूरी इंटेलिजेंस मिल जाती है। अब बात करते हैं उन अनिवार्य स्ट्रक्चरल बदलावों और कानूनी ताकतों की जिन्हें राज्य बलों को अब लागू करना ही होगा। ये एक सीधा निर्देश है। बेहतर तालमेल के लिए सभी राज्यों में एक समान मानकीकृत संरचना की जरूरत है, और इस एकरूपता से होगा ये कि जब अलग अलग राज्यों की टीमें मिलकर काम करेंगी तो वो सब एक ही नियम और एक ही तरीके से काम कर रही होंगी। ये UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत मिलने वाले कुछ बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार हैं। लीडरशिप के लिए इन ताकतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि वे आतंकी नेटवर्क को असरदार तरीके से तोड़ सकें, उनकी फंडिंग रोक सकें और उनकी ऑपरेशनल क्षमताओं को खत्म कर सकें। और आखिर में, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पुलिस या एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें लंबे समय के लिए पूरे समाज को शामिल करने का एक व्यापक नजरिया है। ये एक साझा जिम्मेदारी है जो सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसियों से कहीं बढ़कर है। समुदाय से जुड़कर, पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिए, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके और युवाओं के लिए मौके पैदा करके हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जो खुद ही आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हो। और हम इस चर्चा को इसी सीधे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब इसे लागू करने की जिम्मेदारी लीडरशिप पर है। ये पॉलिसी एक ढांचा देती है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि लीडरशिप इसे जमीन पर कितनी मजबूती से लागू करती है। तो अब सोचने का वक्त है कि एक्शन प्लान क्या होगा।